हर एक पॉइंट के बारे में पता अच्छे से चलेगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट, हम असम राइफल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जवानों के मन में जिनकी नई ज्वाइनिंग हुई है या जो अभी एस्पिरेंट्स हैं असम राइफल्स के, उनके मन में सबसे बड़ा डाउट है कि असम राइफल में छुट्टी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि असम राइफल की जो छुट्टी की पॉलिसी है, इसमें 60 डेज EL जिसको अर्न लीव बोलते हैं, 15 डेज CL जिसको कैजुअल लीव बोलते हैं, और 20 डे हाफ पे लीव। तो दोस्तों, और इसमें कुछ जर्नी पीरियड मिलते हैं, जैसे आप घर जाते हो उसका जाने आने का जो टाइम कंज्यूम होता है उसके लिए अलग से छुट्टी मिलते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल हाफ पे लीव तो बहुत ही कम मिलता है और लोग लेते भी कम हैं, ताकि आपको हाफ पे लीव लेने के बाद सैलरी से कुछ आधा पे आपको मिलेगा। तो ज़्यादातर कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि सब नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो पैसा कमाने आया है। तो मेन इसमें 2 लीव है, EL और CL। EL 60 डेज और CL 15 डेज, टोटल 75 डेज। और स्टेट वाइज है, हर स्टेट का अलग अलग क्या है जो जर्नी पीरियड है। तो मिनिमम 5 से लेके 10 दिन तक जर्नी पीरियड होता है। तो अप्रॉक्स आपकी जो टोटल छुट्टी है 75 प्लस मिनिमम ऑफ 5 भी ऐड कीजिए तो 80। तो 80 दिन असम राइफल्स में एक जवान को 1 साल में छुट्टी मिलती है। और बाकी भी छुट्टियां हैं, बहुत सारी छुट्टियां हैं, आपको ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन मेनली जो छुट्टी है अप्रॉक्स 80 दिन का छुट्टी हर एक जवानों को मिलता है। दूसरा, इसमें जो आप छुट्टी आते जाते हैं तो जो टिकट है वो आपको डिपार्टमेंट करके देती है, टिकट आने और जाने की। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है जो कि हर जगह पे नहीं मिल पाती है, हर डिपार्टमेंट में नहीं है। तीसरी हम बात करेंगे हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर हर एक जवान को मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा है। आप बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, तो आपका बिल्कुल फ्री में यहाँ पे अच्छे डॉक्टर साहब लोगों के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। और आपके घर वाले के बारे में, जो आपके मदर फादर्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उनके लिए अगर वो यहाँ पे आपके साथ प्रेजेंट हैं ऑन जॉब, तो उनके लिए तो यहाँ पे वो मुहैया की ही गई है ट्रीटमेंट की। और जब वो लीव में हो तो उनके लिए उसकी भी लाभ, लीव में भी वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अभी एक CAPF आयुष्मान कार्ड बना है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के चुनिंदे हॉस्पिटलों से इम्पैनल्ड है। तो आप वहाँ पे अपने परिवार वालों को, बच्चों को, माँ को, पिताजी को, वाइफ को भेज के वहाँ पे बिल्कुल कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है। तीसरा मैं बात करूँगा यहाँ पे एक जो है, और ये सबसे मेन फैसिलिटीज़ है, आपको हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पे मिलती है। जैसे हम घर में रहते हैं तो कपड़ा धुलाने के लिए वाशरमैन को देते हैं, उसको हमको पे करना पड़ता है, ब्रश करने के लिए पे करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वो भी सुविधा आपको दी जाएगी। घर में हम बाल कटिंग करते हैं, हेयर कट लेते हैं, उसका भी हमारा कुछ एक्सपेंस होता है। यहाँ पे आपको हर चीज़ का फैसिलिटी है। जैसे आपको बाल कटानी है तो यहाँ पे बार्बर शॉप अवेलेबल है, वाशरमैन शॉप अवेलेबल है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। आप हर चीज़ का लाभ यहाँ पे बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। फ्री नहीं बोले, वो आपको गवर्नमेंट द्वारा दी गई हुई सुविधाएं हैं। थर्ड, नेक्स्ट जो है ड्यूटी। तो दोस्तों, ड्यूटी में सबसे पहले आपको समझना होगा कि असम राइफल्स की ड्यूटी क्या है। तो असम राइफल को 2 टाइप की ड्यूटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। फर्स्ट जो है, हर एक फोर्स का अलग अलग बॉर्डर ड्यूटी है। जैसे BSF का अलग बॉर्डर ड्यूटी है, ITBP का अलग बॉर्डर ड्यूटी है। वैसे ही असम राइफल का भी एक बॉर्डर ड्यूटी है जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे होती है, जिसको आप बर्मा के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर ड्यूटी एक मिल गया असम राइफल को। दूसरी है इंटरनल सिक्योरिटी। कोई भी CAPF और पैरामिलिट्री फोर्स का 2 ड्यूटी होता है, बॉर्डर ड्यूटीज और इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी है, नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल डिप्लॉयड है और नॉर्थ ईस्ट के पूरे इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी असम राइफल को दी गई है। तो मेनली इसमें ड्यूटी हर एक ट्रेड का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम अभी मेनली GD का बात करेंगे,
तो जीडी में जीडी का अलग ड्यूटी है। जीडी में मेन ड्यूटी है आपका जो संतरी ड्यूटी, जिसको मोर्चा ड्यूटी बोलते हैं, बंकर ड्यूटी भी बोलते हैं। तो इसमें 2 घंटा ड्यूटी देनी पड़ती है और 4 घंटा रेस्ट करना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छी है, 2 घंटा ड्यूटी 4 घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटा ड्यूटी 4 घंटा रेस्ट। तो ये है जीडी ड्यूटी का पॉलिसी, और बाकी जो भी हैं वो आप आने के बाद आपको पता चल जाएगा। दूसरी है ट्रेड्स की ड्यूटी, इसको 2 भागों में मैंने बांटा था, एक जीडी ड्यूटी, एक ट्रेड्स की ड्यूटी। तो इसमें हर एक पर्टिकुलर ट्रेड्स की अलग ड्यूटी है। जैसे लैब असिस्टेंट का अलग ड्यूटी है, नर्सिंग असिस्टेंट का अलग ड्यूटी है, क्लर्क का अलग ड्यूटी है, पीए का अलग ड्यूटी है, बार्बर का अलग ड्यूटी है, वाशरमैन का अलग ड्यूटी है। तो सबका ट्रेड वाइज ड्यूटी बांटा हुआ है, तो अपने ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। तो थर्ड में बात करूँगा नेक्स्ट, प्रमोशंस पॉलिसी। तो प्रमोशंस जो है यहाँ पर, वो इसका कोई मतलब बॉन्डिंग नहीं है प्रमोशन का। प्रमोशन आपकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग प्रमोशंस होती है। हर एक ट्रेड का अलग अलग कुछ टाइमिंग पीरियड है। इतने साल के बाद, जैसे राइफलमैन से हवलदार बनने का मिनिमम 10 साल 12 साल, 10 साल से लेकर 15 साल वारंट अफसर बनने के लिए। तो ये आपको आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें प्रमोशंस पॉलिसीज़ क्या है। और ये आपके लिए ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है कि प्रमोशंस पॉलिसी क्या है। आप पहले जॉब ले लें, जॉब लेने के बाद आपको हर एक डाउट खुद आप क्लियर करते जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है पोस्टिंग, जो कि बहुत ही अच्छी पॉइंट है। पोस्टिंग में हम बात करेंगे, पहले तो हर 3 साल में आपकी अलग अलग लोकेशन में पोस्टिंग्स होती हैं। अलग अलग यूनिट्स अलग अलग लोकेशंस में डिप्लॉयड किए जाते हैं हर एक 3 साल के बाद। तो 3-3 साल में आपकी हर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पोस्टिंग होते रहती है। कुछ एक अलग पॉइंट भी रखा है मैंने, डेपुटेशन। डेपुटेशन वो जैसे हर एक सीएपीएफ और पैरामिलिट्री और सेना के जवान जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिन के लिए सर्व करने के लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एनएसजी हो गया, एनडीआरएफ हो गया, एनआईए हो गया, सीबीआई हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, यूएन, जिसको फॉरेन में भी डिप्लॉयमेंट होता है कुछ दिनों के लिए। तो हर एक जगह पे आपको ड्यूटी देना है। जैसे आप जाते हैं एनएसजी के लिए, तो एनएसजी में जब आप डेपुटेशन जाइएगा तो एनएसजी में आपको 5 साल सर्व करना पड़ेगा। एनडीआरएफ में भी 5 साल सर्व करना पड़ेगा। तो जाने का इसका कुछ अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि आपको आने के बाद पता चलेगा। तो मैं कोशिश किया पोस्टिंग के बारे में समझाने का, शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर किसी को भी कोई डाउट है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करें, मैं कमेंट के माध्यम से रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। चलिए, सबसे लास्ट और सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हमने फैसिलिटीज़ के बारे में जान लिया, ड्यूटीज़ के बारे में जान लिया, प्रमोशंस के बारे में जान लिया, पोस्टिंग के बारे में जान लिया। तो लास्ट सबसे जो मेन पॉइंट है, और आप सभी जो वेट कर रहे थे तब तक, सैलरीज। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि सैलरीज यहाँ पे अलग अलग रैंक का अलग अलग सैलरी होता है। और मैं अभी बात करूँगा न्यू ज्वाइनिंग के सैलरी के बारे में, क्योंकि बाकियों का तो प्रमोशन हो के सैलरीज फ्लक्चुएट हो जाते हैं काफ़ी, तो उनकी बात मैं नहीं करूँगा। जो प्रमोशंस वाले का बात नहीं करूँगा मैं, जो डायरेक्ट इनरोल्ड होते हैं ट्रेनिंग सेंटर से, उनकी सैलरीज के बारे में मैं बात करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो जीडी हो या ट्रेड्समैन हो, जो राइफलमैन रैंक के जवान हैं, उनकी इन हैंड सैलरी होती है 30 to 40,000। अब इसमें 30 से 40,000, 30 नहीं, 35 से 40,000। इसमें आपको समझना होगा कि आपको 35,000 कब मिलेगा और 40,000 कब मिलेगा। 35,000 आपकी अंडर ट्रेनिंग, आप जब ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स में रहेंगे, तो आपको 35,000 रुपये मिनिमम सैलरी आपके इन हैंड मिलेंगी। हो सकता है 2,400-500 रुपये अप एंड डाउन भी हो सकता है इसमें। और आप जब कसम खा के अपने ट्रेनिंग को ख़त्म करके आप यूनिट में जब डिप्लॉयड हो जाएंगे, तब आपकी इन हैंड सैलरी 40,000 अप्रॉक्स रहेंगी। नेक्स्ट हम हवलदार रैंक की बात करेंगे। इसमें जीडी में तो डायरेक्ट हवलदार इनरोल नहीं होते हैं, बाकी जैसे ट्रेड है हवलदार, ओवरऑल हवलदार, क्लर्क वगैरह, तो उनकी बात करेंगे। तो उनका जो अंडर ट्रेनिंग सैलरी रहेगा 40,000, और ट्रेनिंग करने के बाद
ट्रेनिंग ख़त्म कर लेने के बाद उनकी सैलरी जो हो जाएगी 45,000 हो जाएगी। तो हवलदार की है 40 to 45,000 इन हैंड सैलरी। थर्ड में बात करने वाला हूँ वारंट अफसर रैंक। ये भी डायरेक्ट जीडी से एनरोल नहीं होते हैं। जीडी में ये प्रमोशंस रैंक्स है, जीडी के लिए, जनरल ड्यूटीज़ के लिए ये सभी प्रमोशंस रैंक है। हवलदार, वारंट अफसर्स, जेसीओस बोले तो नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर वगैरह। तो थर्ड जो मैं बात कर रहा था वारंट अफसर रैंक का, तो वारंट अफसर जैसे 3-4 ट्रेड है, जैसे वारंट अफसर फार्मासिस्ट, वारंट अफसर आरएम, वारंट अफसर पीए। तो इनका जो इन हैंड सैलरी रहेगा अंडर ट्रेनिंग 45,000 और आफ्टर ट्रेनिंग इनका जो इन हैंड सैलरी रहेगा 50,000। तो 45 से 50,000 रुपये के बीच वारंट अफसर्स का इन हैंड सैलरी रहेगा। फोर्थ और लास्ट जो मैं बात करने वाला हूँ नायब सूबेदार, जो जेसीओस के कैटेगरी में आते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। तो ये फर्स्ट जेसीओस का रैंक होता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कुछ ही ट्रेड है आसाम राइफल में जो डायरेक्ट जेसीओस रैंक में इनरोल्ड किए जाते हैं, जैसे रिलीजियस टीचर, नायब सूबेदार स्टाफ नर्स, नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर, नायब सूबेदार B&R जेसीओ, बिल्डिंग एंड रोड जेसीओस। तो इनकी जो सैलरी रहेगी अंडर ट्रेनिंग सेंटर में इनकी जो सैलरी रहेगी वो 55,000 रहेगी और ट्रेनिंग करने के बाद इनकी जो सैलरी रहेगी वो 60,000 रहेगी। तो 55 से 60,000 रुपये के बीच नायब सूबेदार जेसीओस सब लोगों का इन हैंड सैलरी रहेगा। तो दोस्तों मैं कोशिश किया हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने का, और आप सभी को इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी आप लोगों की मन में, तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर एक को जवाब देने का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिजिकल पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों।